हाय, वेलकम टू एमएसएस इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एम समीर आपके बीच YouTube के माध्यम से वीडियो अपलोड करने का एक पीड़ा उठाया है कि आज के बाद से मैं YouTube के माध्यम से आपको वीडियो दूंगा और एक एक टॉपिक पर दूंगा। बेहिचक आप एंजॉय कर सकते हैं, इसे देख सकते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत मज़ा आने वाला है। दोस्त, आज मेरी जो वीडियो बनेगी, टॉपिक होगा वो टेंस है। टेंस पर एक टॉपिक, टेंस एक छोटा सा टॉपिक है अंग्रेजी का, जिस पे आज हम बात करेंगे और आशा करते हैं कि आज ही टेंस को समाप्त भी कर देंगे। दोस्त, यहाँ पर कुछ बातें बहुत ज़रूरी मैं बताना चाहता हूँ। हम जब कटिहार की स्पेशल कटिहार के बच्चों से जब मिलते हैं, बड़ा अजीब व गरीब बच्चे के अंदर एक सोच है। बच्चों को लगता है कि टेंस जब भी वो पढ़ने के लिए आता है, वो पहली सवाल यही करता है कि सर टेंस ख़त्म हो गई, सर टेंस चल रही है, सर टेंस कब तक चलेगी। टेंस टेंस और टेंस, इस टेंस को इतना अहमियत देता है 12th क्लास के बच्चे, 11th क्लास के बच्चे, लगता है कि टेंस ही अंग्रेजी। हाँ, और टेंस जब ख़त्म हो जाए तो उन्हें लगता है कि पैसिव वॉइस। फिर पूछेगा सर वॉइस कब पढ़ाइएगा, वॉइस कब पढ़ाइएगा, और बच्चों को लगता है वॉइस ही अंग्रेजी है। और जब वॉइस हो जाएगा तो बच्चों को लगता है नैरेशन, और नैरेशन पढ़ने के लिए इतना उतावला, इतना पागलपन, क्या बोलिएगा, नैरेशन नैरेशन। दोस्तों, मैं आपको अगर बताऊं, टेंस, पैसिव और नैरेशन, ये तीनों चैप्टर के बारे में अगर बताऊं तो टेंस बिल्कुल एक दिन का डोज है, पैसिव भी बिल्कुल एक दिन का है और नैरेशन भी बिल्कुल एक दिन का है। इन तीनों टॉपिक्स को एक दिन में सीखा जा सकता है यदि बच्चे पार्ट्स ऑफ स्पीच सीख गए हैं। यदि बच्चों को सबसे पहला चीज़ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब, बेसिकली वर्ब सीख गए हैं। चूँकि टेंस क्या है, यहाँ पे देखिए टेंस का परिभाषा आपको समझ में आ जाएगा कि टेंस की औकात क्या है। टेंस इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स। टेंस इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स। टेंस क्या है? टेंस एक अध्ययन है, किसका? क्रियाओं के रूपों का। अब क्रियाओं की रूपों की अध्ययन अगर टेंस है तो बताइए कि बच्चों को अगर टेंस सीखना है तो सबसे पहले क्या सीखना होगा? सबसे पहले सीखना होगा व्हाट इज वर्ब, व्हाट इज वर्ब। और जिस दिन वर्ब को वो सीख जाएगा, वर्ब की प्रकार को सीख जाएगा, यूज ऑफ वर्ब को सीख जाएगा, टेंस चुटकी में। और मजे की बात, अगर हम वर्ब पैसिव वॉइस की बात करें तो आप सुने होंगे ना बच्चे, बहुत बार आप सुने होंगे कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब 3 का प्रयोग किया जाता है, अर्थात पैसिव में भी वर्ब का ही खेल है। पैसिव में भी वर्ब का ही खेल है। यदि आपको वर्ब की फॉर्म्स की स्टडी आ गई है, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप पैसिव वॉइस एक दिन में सीख के जाओगे। अगर नैरेशन की बात करोगे ना दोस्त, तो नैरेशन भी आप सुने होंगे, पढ़े होंगे कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और अगर रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब बदल जाएगा। अर्थात नरेशन में भी वर्ब का ही खेल हो रहा है। तो जब तक आपके दिमाग में वर्ब क्या है ये नहीं घुसेगा, तब तक मैं समझता हूं कि आप टेंस को नहीं समझ सकते। हाँ, आपको सिखाते समय जैसे कि आपको पढ़ा दिया जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस इस तरह से लिख दिया जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, और फिर लिखा जाता है जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, और इस रूप से आपको टेंस पढ़ा दिया जाता है। हाँ, बेहिचक आप समझ सकते हैं कि यह बिल्कुल सही तरीका है, लेकिन 10th क्लास के नीचे बच्चों के लिए, 11th 12th के लिए नहीं। 11th 12th के लिए यह तरीका कतई नहीं हो सकता, क्योंकि 11th 12th में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है जिसमें आप हिंदी टू इंग्लिश मिल रहा होगा। इंग्लिश टू इंग्लिश, क्वेश्चन इंग्लिश में लिखी हुई होगी, आंसर भी इंग्लिश में होगा। तो जब तक आप इंग्लिश में इस चीज़ को समझना नहीं चाहते हैं, तब तक कोनो भांज नहीं है, कोई फ़ायदा भी नहीं है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आइए आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे टेंस को। तो आप सोच रहे होंगे कि सर आप भी तो व्हाट इज वर्ब नहीं बताकर डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया टेंस। तो मैं टेंस डायरेक्ट स्टार्ट किया हूँ ताकि आपके अंदर जो मिथ है,
जो आपकी मिसकंसेप्शन है जो आज तक बैठा है उसको दूर कर सकूं बाबू, इसलिए टेंस स्टार्ट किया हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा मेरा, हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज वर्ब और फिर वर्ब को कैसे समझ सकते हैं, और उनके बाद हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, और व्हाट इज यूज ऑफ द वर्ब्स, वर्ब्स की यूज क्या है। उसके बाद ये आपको बहुत बहुत मज़ा आएगा टेंस समझने। लेकिन आइए आज हम जो लोग कुछ इसमें जानेंगे। टेंस क्या है? टेंस इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स। टेंस क्या है? क्रियाओं की रूपों की अध्ययन है। अब क्रियाओं की रूपों की अध्ययन टेंस है, तो जरा बताइए, हम आप एक सवाल करना चाहते हैं अपने मन से कि क्रियाओं की रूपों की अध्ययन टेंस है, तो आखिर ये टेंस नाम क्यों रखा गया, और क्रियाओं की रूपों की अध्ययन करने से ही टेंस का पता कैसे चलता है। तो आइए यहाँ पे कुछ विश्लेषण करके देखते हैं। देखिए दोस्त, टेंस दो चीज से मिलकर बना है। कितने चीज से? टेंस दो चीज से मिलकर बना है, हमेशा याद रखिएगा। एक एक्शन, बोलो जरा, एक्शन। दूसरा जो हमारा है वो है टाइम, बोलो एक बार, टाइम। तो एक्शन प्लस टाइम, एक्शन प्लस टाइम, द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्शन प्लस टाइम इज इक्वल टू टेंस। इस एक्शन और टाइम की कॉम्बिनेशन जो है, इसी कॉम्बिनेशन को कहा जाता है टेंस। अब एक्शन प्लस टाइम की कॉम्बिनेशन टेंस है, इस बात को हम कैसे माने, तो आइए हम एग्जांपल के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं। अगर हम एक सेंटेंस ले बाबू, आई गो टू पटना, आई गो टू पटना, आई गो टू पटना, या फिर एक छोटा सा मैं ऐसा सिंपल बिल्कुल इजी क्वेश्चन लूं, आई एम गोइंग टू पटना, आई एम गोइंग टू पटना। तो इस वाक्य को पहले समझते हैं, फिर यहां आके समझेंगे। आई एम गोइंग टू पटना, तो यहां पर अगर गोइंग पे जाए तो आपसे मैं पूछूंगा क्रिया का कौन रूप है, फटक से आप कहोगे कि क्रिया का फोर्थ रूप है, यानी एक्शन फोर्थ है। अगर ये एक्शन फोर्थ है तो जरा बताओ ये एक्शन है या क्या है? ये हमारा ये गोइंग क्या है, व्हाट इज गोइंग, तो आप कहोगे सर ये एक्शन है। अच्छा, कैसा एक्शन है, तो आप कहोगे कंटिन्यूअस एक्शन है। क्या है? कंटिन्यूअस एक्शन है। हम कहेंगे क्यों कंटिन्यूअस एक्शन है, आप कहोगे समथिंग इज गोइंग ऑन, कुछ चल रहा है। आई एम गोइंग टू पटना, मैं पटना जा रहा हूं, अर्थात पटना जाने का काम जारी है। तो एक गोइंग जो वर्ड है कि अपने आप में वर्ब फोर है, इससे एक्शन डिनोट हो रहा है, और एक्शन कैसा, तो कंटिन्यूअस एक्शन। अब जरा बताओ तो इस एम को अगर हटा दे, आई गोइंग टू पटना, तो क्या इस सेंटेंस को तुम प्रेजेंट टेंस कह सकते हो? कभी नहीं। क्या इस सेंटेंस को पास्ट टेंस कह सकते हो? कभी नहीं। क्या इस सेंटेंस को फ्यूचर टेंस कह सकते हो? कभी नहीं। अर्थात पता ये चला कि ये एक्शन है, लेकिन ये एक्शन होने के बाद भी टेंस नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि टाइम नहीं है, और टेंस होने के लिए एक्शन प्लस टाइम का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास एक्शन है, टाइम नहीं, कंप्लीट टेंस नहीं बनेगा। टाइम है, एक्शन नहीं, कंप्लीट टेंस नहीं बनेगा। दैट्स व्हाई टाइम एंड एक्शन बोथ आर इंपॉर्टेंट टू मेक द कंप्लीट सेंस ऑफ द टेंस। इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा बाबू, एम, और जैसे एम लगा दिए तो अब क्या बना, एम क्या करता है, ये एम अपने आप में वर्बॉन है। जरा ध्यान दीजिएगा, ये एम अपने आप में वर्बॉन है। आप बोलोगे सर ये वर्बॉन, ये तो हेल्पिंग वर्ब है। हाँ बेटा, ये हेल्पिंग वर्ब है, बट ये वर्बॉन है, ये वर्बॉन है। वर्बॉन यहाँ हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे आपसे कहूँ आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर, तो बताओ ये एम क्या है, तो ये एम हमारा वर्बॉन है। यहाँ पर ये एम जो है ये हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रहा है, ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। यहाँ पर हूँ यानी मैं शब्द जो है, आई एम शब्द जो है, ये केवल प्रेजेंट टाइम को दिखाता है। ये प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट टाइम को दिखाता है, और ये वर्ब फॉर गोइंग ये कंटिन्यूअस एक्शन को दिखाता है। अब पूरी सेंटेंस का सेंस क्या आई, आई एम गोइंग टू पटना, मैं इस वक्त पटना जा रहा हूँ, यानी वो प्रेजेंट टाइम में काम कंटिन्यूअस है।
प्रेजेंट टाइम में काम कंटिन्यूअस है, इसीलिए कहा जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या कहा जाता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। याद रखना, इस एम को हम हेल्पिंग वर्ब नहीं कहेंगे, ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, अर्थात इसे हम लिंकिंग वर्ब कहेंगे, इसको हम लिंकिंग वर्ब कहेंगे, इसे हम स्टेटिव वर्ब कह सकते हैं। अब स्टेटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, डायनामिक वर्ब, मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब। मैं शुरू में आपसे कहा हूं कि आज वर्ब की उस डेप्थ में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि टेंस को लेके गलत फहमी बच्चों के अंदर है और कई टीचर के अंदर भी है। इसलिए हम, कोरोना का वक्त भी है, ऑफलाइन क्लास भी नहीं हो पा रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यूट्यूब पर ही एक तूफान तैयार किया जाए। तो मैं आपके बीच आया हूँ, आशा करता हूँ कि आप इसे एंजॉय करेंगे। तो दोस्त, ये इनकी बात हम फिलहाल छोड़ रहे हैं। आइए थोड़ा सा यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन देखिए। इस एम के जगह अगर मैं वाज लगा दूँ, कह दूँ आई वॉज गोइंग टू पटना, तो क्या हो जाएगा? ये वाज हमारा कौन टाइम दिखाने लगेगा? ये हमारा पास्ट टाइम दिखाने लगेगा, पास्ट टाइम दिखाने लगेगा। और यहाँ पे गोइंग अभी भी वर्ब फोर है, ये कंटिन्यूअस एक्शन दिखाएगा, तो हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी पास्ट मतलब भूतकाल। मैं जा रहा था, अभी नहीं, उस वक्त। मान लो कि आपने मुझे फ़ोन किया था कल 2 बजे, मैंने रिसीव नहीं किया। आज जब आपसे मेरी मुलाकात हुई तो आप मुझसे पूछ रहे हो कि सर कल फ़ोन क्यों नहीं उठाया? मैंने कहा यार मैं कहीं जा रहा था, तो कहेंगे आई वॉज गोइंग समवेयर स्टडे। आई वॉज गोइंग समवेयर स्टडे, दैट मीन्स आई वॉज गोइंग। वाज हम क्यों? क्योंकि पास्ट टाइम को दिखाने के लिए कर रहे हैं। तो दोस्त याद रखिए, कंप्लीट टेंस होने के लिए एक्शन प्लस टाइम का होना जरूरी है, इसलिए आप अपना दिमाग को लगाइए। अच्छा यहाँ पे समझिए, यहाँ पे एक चीज और मजेदार है। बोलो ये गो क्या है? वर्ब वन है, बोलो हाँ या ना? तो ये है वर्ब वन, ये गो वन है बाबू, गो हमारा वर्ब वन है। ये वर्ब वन क्या करता है? ये इंडेफिनिट एक्शन को दिखाता है, ध्यान से समझना, इंडेफिनिट एक्शन को दिखाता है। किसको दिखाता है? इंडेफिनिट एक्शन को दिखाता है। आप बोलोगे सर ये तो मजाक कर रहे हैं आप तो ये मजाक कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि वर्ब वन प्रेजेंट टाइम को दिखाता है, वर्ब वन प्रेजेंट टाइम को दिखाता है। बिल्कुल सही समझा आपने। जब वर्ब वन हेल्पिंग वर्ब जब वर्ब वन हेल्पिंग वर्ब बन के आएगा सेंटेंस में, तो केवल टाइम दिखाएगा। बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि मददगार क्रिया है, चूंकि ये एक्शन दिखा रहा है, तो इसे एक्शन दिखाने की आवश्यकता नहीं है, केवल टाइम दिखाने की आवश्यकता है। इसीलिए जब मेन वर्ब वर्ब वन हेल्पिंग वर्ब बन के आएगा दोस्त, और वर्ब फोर से पहले, चाहे वर्ब थ्री से पहले, तो वो हेल्पिंग वर्ब, चाहे वर्ब वन से पहले, वो हेल्पिंग वर्ब का केवल मकसद रहेगा टाइम बताना, उसकी पर्पस रहेगा टाइम बताना। तो यहाँ पर एम जो है मेरा दोस्त, ये क्या बता रहा है? ये टाइम बता रहा है। लेकिन यहाँ पे जो वर्ब वन है, ये इंडेफिनिट एक्शन, क्या इंडेफिनिट एक्शन बताएगा तो टाइम नहीं बताएगा? हाँ बताएगा। ये दोनों काम कर रहा है, प्रेजेंट टाइम को भी बता रहा है। आई गो टू पटना, में पटना जाता हूँ। पटना जाने की काम मेरी निश्चित नहीं है, फिलहाल नहीं हो रहा है। ये कभी कभी होता है, और कब कब होता है ये मैं आपको नहीं कह रहा हूँ। कब से स्टार्ट हुई है, आगे कब तक होगी, उसकी चर्चा मैं आपसे नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं इतना कह रहा हूँ कि आई गो टू पटना, मैं पटना चाहता हूँ। आपने मुझसे पूछा सर क्या आप पटना कभी जाते हैं? मैंने कहा हाँ मैं पटना जाता हूँ, जब जरूरी पड़ता तो मैं जाता हूँ। तो मुझे पटना जाने से नफरत नहीं है, मैं पटना जाता हूँ और मेरी पटना जाना आदत है। आप कह सकते हैं मुसलसल जाते रहते हैं। तो यहाँ पर जो गो है हमारा है, ये वर्ब वन है जो इंडेफिनिट एक्शन को दिखाता है, साथ साथ प्रेजेंट टाइम को दिखाता है। आप बोलिएगा सर ये क्या बात हुई कि ये एम हमारा वर्ब वन है तो केवल टाइम दिखाया, और ये वन इंडेफिनिट एक्शन को भी दिखाया और फिर टाइम को भी दिखाया। हाँ बेशक, जब किसी अन्य मेन वर्ब के सामने वर्ब वन को यूज किया जाएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप से, तो वो केवल टाइम बताएगा, अर्थात हेल्पिंग वर्ब का रूप। आज लिख लो आप कॉपी में, जीवन में कभी भी किसी किताब या इधर उधर की चक्कर मत काटना, लिख लो जो मैं कहता हूं। हेल्पिंग वर्ब को सहायक क्रिया, मददगार क्रिया, क्या क्या वो सब छोड़ो, आज लिख लो हेल्पिंग वर्ब का सीधा मतलब है सेंटेंस का टाइम बताना। चूंकि एक्शन वहां पे होती है लेकिन वो एक्शन टाइम नहीं बता पाता है, इसलिए हमें हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता है। इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब के बिना ही
वर्ब ऑन टाइम भी बता रहा है और इंडेफिनिट एक्शन भी बता रहा है। ये दोनों गुण इसके अंदर है, इसलिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए और यहाँ हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे अभी तक कि ये टेंस किस ढंग से बनाया गया है और टेंस का जड़ कहाँ है, टेंस का जड़ कहाँ है। दोस्त, कुछ नहीं बताया जाता कि टेंस क्या है, नहीं है, कहाँ से बना, कैसे हुआ, नहीं हुआ, चलो रट्टा मारो यार, लिखो। मजाक, क्या मजाक बना के रखा है। आओ तो समझो। दिख रहा है बाबू? अगर नहीं भी दिख रहा हो तो मेरी बातों को सुनकर आप लिख सकते हैं। आइए एक्शन की अगर बात करें तो सबसे पहला एक एक्शन होता है जिसे हम कहते हैं इंडेफिनिट एक्शन। क्या कहते हैं? इंडेफिनिट एक्शन। ये इंडेफिनिट एक्शन दरअसल ये हैबिट को दिखाता है। किसको दिखाता है बाबू? हैबिट को। ये किसको दिखाता है? तो ये नेचर को दिखाता है। किसको दिखाता है? नेचर को। दूसरा जो एक्शन है वो हमारा क्या है? कंटिन्यूअस एक्शन। कंटिन्यूअस एक्शन, कंटिन्यूअस एक्शन। और ये दिखा रहा है कि समथिंग इज हैपनिंग, कुछ हो रहा है। समथिंग इज हैपनिंग, कुछ हो रहा है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो वो क्या है? परफेक्ट एक्शन। और परफेक्ट एक्शन के मतलब है समथिंग हैज़ बीन डन, कुछ हो चुका है। और अगला अगर मैं बात करूं परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन, परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन। और इसका मतलब है कि कुछ हो चुका है, समथिंग हैज़ बीन डन एंड समथिंग इज हैपनिंग एट, और अभी भी कुछ हो रहा है, यानी कुछ हो चुका है, कुछ अभी भी हो रहा है। आइए अब मैं आपको मज़ेदार बात समझाता हूँ। यहाँ पे आइए, अगर हम टाइम की बात करें दोस्त, तो टाइम हमारा यहाँ पे मैं चिपका दूंगा छोटा सा चीज़। टाइम एक होता है एक प्रेजेंट टाइम, दूसरा क्या है? पास्ट टाइम, और तीसरा क्या है? फ्यूचर टाइम। कुछ बच्चे मेरे पास पढ़ने आते हैं और वो कहते हैं सर जो पहले जानते थे वो भी भूल गए, क्या कब करा रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि कुछ पहले जान रहे तो वो भूल गए आप, लेकिन आप बेकार हो जाओगे, लूट हो जाओगे, ऐसा नहीं होगा। आप अंग्रेजी सीखोगे, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। आइए यहाँ पे कुछ बातें हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। क्रिया के कितने रूप? एक हमने कहा वर्ब ऑन, इसको थोड़ा सा, अच्छा ये जो आपका चीज़ है ना बाबू, इसको आप शॉर्ट कर लीजिए। इज हैपनिंग, इज हैपनिंग, इसको हैज़ बीन हैपनिंग। हैपनिंग। अब थोड़ा सा जगह बन जाएगा। हाँ, यहाँ से हो सकता है। वर्ब ऑन, अगला है वर्ब टू, अगला है वर्ब थ्री, अगला है वर्ब फोर और अगला है वर्ब फाइव। आप थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाने की कोशिश कीजिए। क्रिया का मुख्यतः आप कितने रूप जानते हैं? तो आप कहिएगा सर 5। एक वर्ब ऑन। तो आइए वर्ब ऑन के बारे में हम इससे पहले एक सेंटेंस में बता चुके हैं कि वर्ब ऑन क्या करता है? ये प्रेजेंट टाइम को दिखाता है, प्रेजेंट टाइम को दिखाता है। अगर आप बोलिएगा एक्शन कैसा दिखाता है, तो एक्शन कैसा? इंडेफिनिट। वर्ब ऑन क्या करता है बाबू? इंडेफिनिट एक्शन को दिखाता है, इंडेफिनिट एक्शन को दिखाता है, समझ जाना। और ये अपने आप में होता क्या है? प्लूरल होता है। वर्ब टू क्या करता है? तो ये पास्ट टाइम को दिखाता है। वर्ब टू पास्ट टाइम को दिखाता है। एक्शन कैसा? इंडेफिनिट एक्शन, इंडेफिनिट एक्शन, इंडेफिनिट एक्शन। और वर्ब थ्री क्या करता है? तो वर्ब थ्री परफेक्ट एक्शन को दिखाता है, अर्थात जो एक्शन फिनिश्ड हो गया है, परफेक्ट एक्शन को दिखाता है। वर्ब फोर क्या करता है? तो ये कंटिन्यूअस एक्शन को दिखाता है। और वर्ब फोर क्या करता है? तो ये हमारा
प्रेजेंट टाइम को दिखाता है, प्रेजेंट टाइम। और एक्शन कैसा दिखाता है? तो एक्शन दिखाता है इंडेफिनिट एक्शन, इंडेफिनिट एक्शन, इंडेफिनिट एक्शन अपने आप में होता है सिंगुलर, अपने आप में क्या होता है? सिंगुलर होता है। दोस्तों गौर से देखो, वर्ब 1 क्या दिखाता है? प्रेजेंट टाइम। वर्ब 2 पास्ट टाइम। वर्ब 5 भी प्रेजेंट टाइम दिखाता है। ये वर्ब 3 और वर्ब 4 जो है ये कोई टाइम नहीं दिखाता, केवल एक्शन दिखाता है। तो वर्ब 3 और वर्ब 4 से पहले जीवन भर, इससे पहले हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए ही चाहिए। बिना हेल्पिंग वर्ब का वर्ब 3 और वर्ब 4 को नहीं लिखा जा सकता। हाँ, एक कंडीशन में लिखा जा सकता है। मान लो वर्ब 4, इस वर्ब 4 का प्रयोग एक तो कर सकते हैं वर्ब 4 से पहले हेल्पिंग वर्ब, जब ऐसा प्रयोग होगा तो वर्ब के रूप में होगी। दूसरा आप कह सकते हैं कि किसी वर्ब ऑन में ing लगाकर यहाँ नाउन का प्रयोग कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो होगा ये PP यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। वर्ब 4 का प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में कर सकते हैं। दूसरा आप जेरेंट के रूप में कर सकते हैं, यानी कि वर्ब 4 को और 1 प्लस ing को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करके आप इसको जेरेंट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक जेरेंट के रूप में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो ये हमारा वर्ब के रूप से हो रहा है, ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में होगा और ये हमारा क्या होगी? जेरेंट के रूप में होगा। तो आगे हम ये दोनों नॉन फाइनाइट वर्ब होगी। अब ये नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में बात करने के लिए हम आगे आपको जब वर्ब पे क्लास देंगे तो मज़ा आएगा। अभी अंग्रेजी का कहाँ, ये तो शुरुआत भी नहीं है, ये हम आपको केवल एक ब्रीफ, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं टेंस पर कि आप टेंस को किस तरह से समझना स्टार्ट कर सकते हैं। तो वर्ब 1 प्रेजेंट टाइम को दिखाता है, वर्ब 2 पास्ट टाइम को, और वर्ब 5 क्या करता है दोस्त? तो ये भी प्रेजेंट टाइम को दिखाता है। तो फ्यूचर कहाँ? वेयर इज फ्यूचर? कैन यू फाइंड इट? नो, हियर देयर इज नो फ्यूचर। यहाँ पर कोई फ्यूचर टेंस नहीं है। द क्वेश्चन इज, सर हियर देयर इज नो एनी फ्यूचर टाइम और टेंस, but we are saying always there are 3 kinds of tense: present tense, past tense and future tense. Then where future tense has been lost? My dear students, this is the question, and now I am gonna to tell you how you can develop a future tense here. कैसे हम फ्यूचर टेंस को डेवलप कर सकते हैं, आगे ला सकते हैं। देखिएगा, टाइम हमारा 3 है तो हम टेंस भी 3 बना लेंगे। वर्ब को, वर्ब की मदद से यहाँ पे देखिए, ये हमारा वर्ब ऑन है, किसको दिखाता है? प्रेजेंट टाइम को दिखाता है। एक हमारा बेस फॉर्म भी है, बोलिए एक बार, BF बेस फॉर्म, और इसे हम वर्ब ऑन से डिनोट करते हैं। इसको भी वर्ब ऑन से डिनोट करते हैं, इसको भी वर्ब ऑन से डिनोट करते हैं, लेकिन ये दोनों वर्ब ऑन दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, अलग अलग है। आप दोनों को एक जैसा नहीं कह सकते। कई बार मैंने बच्चों को कहते हुए सुना है कि सर ये दोनों एक ही हैं। उसको पूछिए क्या सपना देखा था, तो बोलेगा सपना नहीं सर, मास्टर बोले हैं, पढ़ाए हैं। गजब है, ये बच्चे भी गजब के होते हैं, मास्टरे को बदनाम कर देगा। खैर कोई बात नहीं, अगर मास्टर वैसा हो तो हो भी सकता है। चलते हैं आगे, समझने की कोशिश करते हैं। ये वर्ब 1 बेस फॉर्म है, ये वर्ब 1 प्रेजेंट टाइम दिखाने वाला फॉर्म है। देखिए दोनों में अंतर कैसे। मैंने कहा आई गो टू पटना, और मैंने कहा आई कैन गो टू पटना, आई कैन गो टू पटना। जरा देखो तो आप, आई कैन गो टू पटना, इस गो को देखो वर्ब 1 है, ये गो वर्ब 1 है। ये दोनों जब वर्ब 1 है तो अब दोनों की नेचर को देखना। आई गो टू पटना, मैं पटना जाता हूँ, अर्थात जाने का काम लगभग ऐसा है कि कभी कभी होते रहता है। लेकिन आई कैन गो टू पटना, मैं पटना जा सकता हूँ, यहाँ से यह नहीं है कि पटना जाने की काम रोज होता है, बल्कि आई सब्जेक्ट जो अपनी एबिलिटी की बात करता है और अपनी इच्छा को दिखाता है, इंटेंशन को बताता है कि ये काम फ्यूचर में हम कर सकते हैं। दैट मीन्स क्या हुई कि ये वर्ब 1 अभी होता नहीं है, ये हैबिट को शो नहीं करता है, ये इंटेंशन को दिखाता है। किसका इंटेंशन को? तो ये सब्जेक्ट का इंटेंशन को दिखाता है। बट ये वाली वर्ब 1 क्या करती है? हमारी हैबिट को दिखाती है, प्रेजेंट टाइम को दिखाती है। इसीलिए दोनों वर्ब अपने आप में अंतर है, डिफरेंस रखती है, दोनों एक दूसरे से डिफर करता है। ये वर्ब 1 बेस फॉर्म है, ये वर्ब 1
प्रेजेंट फॉर्म है। इस बात को आप कभी ना भूले दोस्त, समझने की कोशिश करें। आइए आप देखते हैं, अगर हम बी फॉर्म की बात करें तो बी मीन्स होता है होना। क्या होता है बाबू? होना। और वर्ब ऑन फॉर्म क्या होता है? एम या आर। बताओ, दोनों अलग है ना? हाँ अलग है। देखो ये पास्ट में क्या होगा? वाज या वर। लिखते चलो, कॉपी कलम निकाल लो, बीन। और ये क्या है? बीइंग, BEING, बीइंग। और ये क्या है? इज। फ्यूचर में हमारा होगा विल प्लस बेस फॉर्म। और ये बेस फॉर्म जो होगा, जो जिसे वर्ब से डिनोट करते हैं, यही हमारा कौन टेंस बनाएगा? फ्यूचर टाइम को दिखाएगा, अर्थात फ्यूचर का इंडेफिनिट एक्शन बनाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट एक्शन बनाएगा और ये बन जाएगा विल प्लस बी। हमेशा विल के बाद बेस फॉर्म आएगा, क्योंकि विल एक मॉडल वर्ब है और ये फ्यूचर सेंस में प्रयोग किया जाता है, फ्यूचर टाइम को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो मॉडल वर्ब्स टोटल आपकी 13 है और 13 में जो प्योर फ्यूचर को दिखाने वाला होता है वो शैल और विल है, बेसिकली विल है। आगे देखिए, अब अगर हम बात करें हैव का बाबू, तो हैव मतलब क्या होता है? रखना, ये रखना। और ये वाली हैव को देखो, ये भी रखना, सॉरी ये हैव मीन्स रखना, और ये वाली हैव जो है प्रेजेंट टाइम को दिखाने के लिए आएगी। बेस फॉर्म नहीं है वो, ये प्रेजेंट फॉर्म है। ये हमारा क्या है? हैड। ये हमारा क्या है? हैड। और इससे हम कहते हैं हैविंग, और इससे हम कहते हैं हैज, और इससे कहते हैं विल हैव। विल हैव। अगर बात हम करें डू का, तो डू मीन्स करना। डू का वर्ब वन डू, वर्ब टू डीड, वर्ब थ्री डन, वर्ब फोर डूइंग, वर्ब फाइव डज। और ये क्या हो जाएगा? विल डू। क्या हो जाएगा? विल डू। आइए अब मजेदार बात को समझते हैं। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाता है। हमने कहा सी हैज आ कार, उसके पास एक कार है, तो तुरंत बच्चा पूछ लेता है कि सर सी विल हैज आ कार होगा? तुरंत पूछता है। हाँ पूछेगा, स्वाभाविक नेचुरल है, वो पूछ सकता है। यहाँ पे देखिए, सी सिंगुलर तो सोचता है हैज भी सिंगुलर होगा। नहीं बाबू, ऐसा नहीं होगा। देखिए विल के बाद हमेशा बेस फॉर्म चाहिए। और बताओ तो हैज क्या है? प्रेजेंट फॉर्म है ना। वर्ब आई थिंक क्या है वो? वर्ब 5 है जो प्रेजेंट टाइम को दिखाता है, और वर्ब वन ये वाला हैव जो प्रेजेंट टाइम को दिखाता है। हमें क्या लिखना है? बेस फॉर्म। बेस फॉर्म क्या है? हैव। इसलिए विल के बाद जीवन में कभी भी तुम मर जाओगे फिर भी हैव हैज में नहीं बदलेगा। इस बात को ध्यान में रखना। आप मेरे ख्याल से समझ चुके हैं। तो ये क्रियाओं के रूप, ये बेस फॉर्म, इसी के मदद से बनता है फ्यूचर टेंस, वरना देयर इज नो फ्यूचर टेंस। अब आइए इन्हें, मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे। अब आओ आपको मजेदार चीज हम सिखाते हैं। यहाँ पे आते हैं दोस्त, जरा बताओ प्रेजेंट टाइम दिखाने वाले वर्ब कितने हैं? तो वर्ब वन प्रेजेंट टाइम को दिखाता है, और प्रेजेंट टाइम को कौन दिखाता है? तो वर्ब 5 प्रेजेंट टाइम को दिखाता है। दोनों ऊपर में लिख लिए। पास्ट टाइम को कौन दिखाता है? वर्ब 2 लिख लिए। फ्यूचर टाइम को कौन दिखाता है? विल प्लस बेस फॉर्म यानी वर्ब वन, तो विल प्लस वर्ब वन लिख लिए। और इससे पहले हमने क्या लगा दिया बाबू? सब्जेक्ट। और इसके बाद हमने क्या लगा दिया? ऑब्जेक्ट। जरा देखो तो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट तीनों का स्ट्रक्चर तैयार है ना। क्योंकि वर्ब ऑन में भी इंडेफिनिट एक्शन, वर्ब 2 में भी इंडेफिनिट एक्शन, वर्ब 5 में भी इंडेफिनिट एक्शन, और विल प्लस वर्ब 1 भी में भी इंडेफिनिट एक्शन है। इसलिए आप आसानी से समझ सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या पास्ट इंडेफिनिट हो, फ्यूचर इंडेफिनिट हो, स्ट्रक्चर क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 और 5 प्लस ऑब्जेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए विल प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ, अगर हैबिट को दिखाएगा, नेचर को दिखाएगा, प्रेजेंट की हैबिट है तो वर्ब 1 और 5, पास्ट की हैबिट है तो वर्ब 2, फ्यूचर की हैबिट है तो विल प्लस वर्ब 1 होगा। बात को समझिएगा। आइए यहाँ पे कंटिन्यूअस एक्शन, समथिंग इज हैपनिंग, कुछ हो रहा है। अब जरा तो देखो तो कंटिन्यूअस एक्शन कौन दिखाता है? वर्ब 4। चलो यहाँ पे लिख लो वर्ब 4, लिख लिया।
वर्ब फोर। वर्ब फोर से पहले बता दो, वर्ब फोर क्या टाइम को दिखा सकता है? कभी नहीं। तो वर्ब फोर टाइम को नहीं दिखा सकता है, तो वर्ब फोर हमारा अपने आप में जो कंटिन्यूअस एक्शन है वो यूजलेस हो जाएगा, क्योंकि टेंस में सेट हो ही नहीं पाएगा बिना टाइम का। तो हमें टाइम भी चाहिए, तो टाइम के लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए ना। आप बताओ ये वर्ब फोर कौन वाला हेल्पिंग वर्ब लेगा? तो वो बी वाला हमेशा लेता है। तो चलो प्रेजेंट टेंस को दिखाने के लिए क्या होगा? इज। देखो वर्ब फाइव प्रेजेंट टाइम को दिखाता है, इसलिए मैंने इज लिखा। देखो बी का वर्ब फाइव क्या है वहां पे, देखो बी इज है या नहीं है। अब देखो एम, वर्ब ऑन एम है, आर है, वर्ब ऑन या वर्ब फाइव दोनों ना प्रेजेंट टाइम को दिखाता है, इसलिए हम वर्ब ऑन, वर्ब फाइव और वर्ब ऑन दोनों को लिख लिए एक साथ। अब चलो पास्ट में, तो पास्ट में देखो तो बी का पास्ट वाज या वार है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? वाज या वार। समझ गए? आप देखते हैं। अब हाँ अगर फ्यूचर की बात करें तो बी का देखो तो विल बी है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्त? विल बी। देखने में थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, आप कष्ट करके देखिएगा। गरीब मास्टर है बाबू, उतना सुविधा नहीं है उतनी चीज़ों का कि एक एक चीज़ को आपको स्मार्ट बोर्ड में पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। छोटा मास्टर, गरीब मास्टर किसी तरह आपके लिए हिम्मत कर रहे हैं। अगर आपकी सपोर्ट रहा, आपने इस चीज़ को लाइक किया, पसंद किया, सब्सक्राइब किया, लोगों तक पहुंचाया और आपने फिर मजबूर किया दूसरा वीडियो बनाने को, तो बनाएंगे, नहीं तो लॉकडाउन में क्या कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अच्छा इस पर एक सेंटेंस भी देख लेते हैं। जैसे देखो तो हमने कहा सी इज गोइंग, बिल्कुल सिंपल बच्चा वाला सेंटेंस, सी इज गोइंग, वह जा रही है ना, बनता है वह जा रही है, सी इज गोइंग। इज को हटा दे तो बोलो क्या सेंटेंस सही होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि गोइंग से तो पता चल रहा है कि कुछ हो रहा है, लेकिन टाइम नहीं है, इसलिए ये गलत होगा। तो इज डाले तो क्या हो गया? सी इज गोइंग। वाज डालेंगे तो क्या होगा बाबू? शी वाज गोइंग, वह जा रही थी। और विल भी डालेंगे तो क्या होगा? वह जा रही होगी। यानी फ्यूचर की किसी टाइम की हम एक प्रकार से मतलब कामना करते हैं कि उस टाइम में वो काम हो रहा होगा। वेरी गुड, आप समझ रहे होंगे। आइए इसकी रूल को देखते हैं। परफेक्ट का बोलो, परफेक्ट कौन एक्शन परफेक्ट एक्शन को दिखाता है? तो वर्ब थ्री कौन फॉर्म दिखाता है? तो वर्ब थ्री जो फॉर्म्स ऑफ द वर्ब है वो परफेक्ट एक्शन को दिखाता है। तो ये भी टाइम को नहीं दिखा सकता, इसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होगी, और ये हमेशा हैव वाली हेल्पिंग वर्ब लेती है, इसलिए प्रेजेंट वाली देखो तो वर्ब वन में हैव है, हैव। वर्ब फाइव में क्या है देखो तो हैज, और पास्ट वर्ब टू में क्या है? हैड। फ्यूचर में देखो तो हैव का जस्ट लास्ट में फ्यूचर में तो विल हैव, और इससे पहले हमने लिख दिया सब्जेक्ट और इसके बाद लगा दिया ऑब्जेक्ट। हमारा स्ट्रक्चर बनकर तैयार है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब आते हैं यहाँ पे, देखो बाबू ये परफेक्ट के लिए एक्शन क्या चाहिए? एक्शन थ्री यानी वर्ब थ्री। आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सही। कंटिन्यूअस के लिए क्या चाहिए? वर्ब फोर। अब जरा देखो वर्ब थ्री से पहले क्या चाहिए? हैव हैज, डाल दिया हैव। प्रेजेंट के लिए हैव हैज, प्रेजेंट टाइम दिखाने के लिए, प्रेजेंट टेंस दिखाने के लिए, और पास्ट हैड क्या है? पास्ट टेंस दिखाने के लिए, और विल हैव क्या है? फ्यूचर टेंस को दिखाने के लिए। आप इससे पहले लगा दो सब्जेक्ट। थोड़ा कल्पना करो, एक बार गोन एक बार गोइंग लिखोगे का? एक ही सेंटेंस में गोन गोइंग होगा? नहीं होगा। तो एक बार वर्ब थ्री एक बार वर्ब फोर, ये कुछ अटपटा सा लगता है ना, तो इसका इलाज कर दो। ये वर्ब थ्री बिना ये वर्ब थ्री जो है ना, ये अपना वर्ब थ्री के बिना ये हैव हैज तो नहीं आएगा। इस हैव हैज को लिखे हो तो यहाँ वर्ब थ्री होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये वर्ब फोर है ना दोस्त, तो वर्ब फोर को बी का कोई एक फॉर्म चाहिए, तो बी का कोई एक फॉर्म चाहिए, तो बी का यहाँ तो कोई फॉर्म नहीं है, तो दोनों में झगड़ा हो जाएगा। तो इसको बुझा उझा के देखो क्या कर दिया हमने। ये बोला वर्ब थ्री है ना, इसको बोले बेटा तुम वर्ब थ्री चाहो ना, बोला हाँ, और ये वर्ब फोर को क्या चाहिए? बी का फॉर्म चाहिए। तो बोलो तो बी का वर्ब थ्री खोजो तो क्या है? बीन है। हाँ, तो इस वर्ब थ्री को हटा के क्या लगा दिया? बीन। तो वर्ब थ्री का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अपने आप में बिल्कुल कर रहा है। वर्ब फोर आया, इसके बाद लगाया ऑब्जेक्ट, फिर लगाया सिंस या फोर, उसके बाद लगाया टी एफ टाइम फैक्टर। बताओ स्ट्रक्चर्स बन के तैयार है या नहीं?
दोस्त, मैं समझ सकता हूं कि आप आज की इस छोटी सी वीडियो को बहुत एंजॉय किए होंगे और टेंस के जो 12 स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कैसे बनता है, किस तरह से डिजाइन किया जा सकता है और किस रूप से बनाया गया है, बिना तातेती बिना रही है कि माध्यम से आप इस चीज़ को एंजॉय किए होंगे। फिर एक बार मैं आपको बताऊं, ईमानदारी से इन बातों को सोचने की कोशिश कीजिएगा। चाहे कोई भी टीचर हो, बहुत कोशिश करते हैं अच्छा पढ़ाने का। मैं तो बच्चा हूँ, छोटा मास्टर हूँ, बड़े बड़े मास्टर आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे होंगे। हम आपको एक चीज़ बताते हैं, आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो बाबू, 11th क्लास के स्टूडेंट हो, आप कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हो, आपका क्या भेजा नहीं है कि ता तेती रही है कि पीछे आप दौड़ रहे हो? आप भी स्ट्रक्चर लिख के याद कर रहे हो। स्ट्रक्चर बनता कैसे उसके पीछे चलना होगा दोस्त। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत दिमाग लगता है, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। मैं समझता हूँ 2-4 क्लास MSH की इंग्लिश क्लासेस में आप अगर क्लास करते हैं YouTube के माध्यम से